क्या हालचाल भाई लोग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2018 में आई एक ऐसी हॉरर फैंटेसी फिल्म को जिसे देखने के बाद मैं रात को ठीक से सो ही नहीं पाया था, क्योंकि मेरे मन में कई सारे सवाल एक साथ घूम रहे थे। तुम्बाड़ बॉलीवुड का एक ऐसा मास्टरपीस जिसे तुम जितनी बार देखोगे उतनी बार कुछ नया एक्सपीरियंस करोगे। ऐसी फिल्में बॉलीवुड में ना के बराबर बनती है और इसलिए मैंने सोचा कि इसे तुम्हारे साथ शेयर करूं। तो चलो तुम्बाड़ को डीपली एक्सप्लोर करते हैं। मूवी को बहुत ही यूनिकनेस के साथ प्रेजेंट किया गया है और इसलिए तुम्बाड़ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बेसिकली ये तीनों जनरेशन की कहानी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तुम इसके बारे में अच्छे से समझ पाओगे। तुम्बाड़ फिल्म बेसिकली एक कहानी पर आधारित है जिसके हिसाब से पूर्ति की देवी अंतहीन यानी कि कभी ना खत्म होने वाले सोने और अनाज का प्रतीक है और पृथ्वी जो है वो उसकी कोख है। स्टोरी के अकॉर्डिंग जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तब देवी ने इसी कोख से यानी पृथ्वी से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया। लेकिन इन 16 करोड़ में देवी सबसे ज्यादा अपनी पहली संतान हस्तर से प्यार करती थी। लेकिन आज हस्तर का नाम किसी भी वेद या फिर पुराण में नहीं है, क्योंकि हस्तर लालची था। उसे देवी का सारा सोना और अनाज चाहिए था। हस्तर ने सोना तो बड़े आराम से ले लिया, पर जैसे ही उसने अनाज की तरफ हाथ बढ़ाया बाकी सभी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया। पूर्ति की देवी ने अपने स्नेह के प्रति अपने बेटे हस्तर को मरने से तो बचा लिया, और उसे बचाने की एक शर्त थी कि उसे कोई भी नहीं पूजेगा और उसका नाम हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। इसके बाद कई युग बीत गए। हस्तर अपनी माँ के कोख में सोता रहा, लेकिन एक दिन तुम्बाड़ के एक ब्राह्मण परिवार ने उसे याद किया और उसका मंदिर बना दिया। और कहते हैं कि उसी दिन से देवताओं का कहर तुम्बाड़ गांव पर पानी बन के बरस रहा है। ओके, तो अब मूवी का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है, जहाँ 1918 में तुम्बाड़ में तेज बारिश चल रही है और 2 भाई विनायक राव और सदाशिव राव अपनी माँ का इंतजार कर रहे हैं। उनकी माँ सरकार के वाड़े पर गई है और आज उसे आने में देरी हो गई है, तो ये दोनों भाई दरवाजा खोल के अंदर चले जाते हैं। इनके घर में एक बूढ़ी दादी को जंजीरों से जकड़ा हुआ है। वो दिखने में बहुत ही डरावनी है और हमेशा सोती रहती है। विनायक उसके लिए खाना बनाता है, क्योंकि अगर वो भूख के कारण जाग गई तो मुसीबत आ जाएगी। इसलिए विनायक अपने छोटे भाई सदाशिव को खाना लेकर उसके कमरे में भेजता है। सदाशिव डरते डरते जा ही रहा होता है कि उतने में अचानक उसकी माँ आती है और दोनों को इसके लिए पीटती है। अब उसी रात को विनायक अपनी माँ से पूछता है कि क्या आज सरकार ने उसे सोने की मोहर दी, और उसके माँ के ना कहने पर वो सरकार को गाली देता है। तब हमें पता चलता है कि दरअसल ये सरकार जो है वो विनायक का बाप होता है और उसकी माँ सोने के लालच में 12 सालों से सरकार की दादी को संभाल रही है। अगली सुबह सरकार की मौत हो जाती है और अब विनायक की माँ तुम्बाड़ छोड़कर पूना जाना चाहती है। लेकिन विनायक कहता है कि सरकार के मरने के बाद वाड़ा तो अपना हो गया ना, और उसमें छुपा हुआ खजाना भी। इस पर उसकी माँ कहती है कि सारी उम्र सरकार उस खजाने को ढूंढता रहा पर उसे कुछ नहीं मिला। पर लालची विनायक दादी को जगाकर उससे खजाने के बारे में पूछने को कहता है, और उसकी माँ कुछ नहीं सुनती और अपने पूना जाने की जिद पर अड़ी रहती है। अब अगले ही सीन में पेड़ से गिरकर विनायक का छोटा भाई बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और सदाशिव को लेकर उसकी माँ वेद के पास चली जाती है। जाते जाते वो विनायक को उस बुढ़िया को खाना खिलाने को कहती है और अगर वो जाग जाए तो सो जा वरना हस्तर आ जाएगा, ऐसा कहने को कहती है। पर क्योंकि विनायक बहुत ही डरा हुआ होता है तो वो खाना बना ही नहीं पाता और दादी जाग जाती है। अब दादी खजाने का लालच देकर विनायक से दरवाजा खुलवाती है। डरते डरते विनायक भी दरवाजा खोल देता है। उसके बाद दादी उससे खाना मांगती है और क्योंकि खाना नहीं होता तो उसकी दादी विनायक को ही खाने के लिए जंजीरों में बांधकर अपने कमरे में ले जाती है। उसके मुंह में कीले लगे हुए होते हैं और वो अपनी बहुत ही ज्यादा उम्र हो जाने की वजह से बहुत ज्यादा डरावनी दिख रही होती है। दरअसल दादी को एक श्राप दिया जाता है जिसकी वजह से वो ऐसी होती है, और उसके इतने भयानक रूप को देखकर विनायक को उसकी माँ ने जो शब्द उसे सुलाने के लिए कहने को कहा था, विनायक वो शब्द डर के मारे भूल जाता है। अब दादी उसका सर खाने ही वाली होती है कि अचानक से विनायक को वो शब्द याद आ जाता है और वो दादी को सुला देता है। इधर विनायक का भाई सदाशिव मर जाता है और अगली सुबह वो दोनों उसकी बॉडी को जला के पुणे के लिए निकलते हैं। हालांकि विनायक अब भी उस खजाने को पाना चाहता है, इसलिए वो अपनी माँ से बोलता है कि वापस चलते हैं और उस बुढ़िया के हाथ पैर बांध के उससे खजाने का पता पूछती है। इस बात पर उसकी माँ बहुत भड़क जाती है और उसे पीट के उससे ये वादा लेती है कि वो दोबारा तुम्बाड़ कभी नहीं आएगा। अब यहाँ से पार्ट 2 शुरू होता है, जहाँ पे 14 साल बाद विनायक राव फिर से तुम्बाड़ आता है और क्योंकि उसकी माँ मर गई है तो अब उसे रोकने वाला भी कोई नहीं है। विनायक सीधा अपने घर पे जाता है जहाँ उसकी दादी अब भी जिंदा होती है। उसका हार्ट जिंदा होता है और उसके शरीर से एक बड़ा सा पेड़ निकला होता है। वो दादी से खजाने के बारे में पूछता है तो दादी उसे बताती है कि खेल मुझ पर खत्म हुआ था, उसे दोबारा शुरू मत करना, क्योंकि इसमें ना जाना तेरे हाथ में है और उससे निकलना तेरे हाथ में नहीं है। पर विनायक कहता है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर लेगा। दादी कहती है कि तू मुझे जला के श्राप से मुक्त कर दे और मैं तुझे खजाने के बारे में बता दूंगी।
सब कुछ डील के मुताबिक होता है। विनायक दादी को जला देता है और कई महीने की मेहनत से खजाने का दरवाजा ढूंढ लेता है। अब अगले ही सीन में वो तुम्बाड़ से वापस अपने घर पूना आता है। घर आकर उसे दिखता है कि उसकी बीवी चक्की चलाती है। वो उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि अब तुम सिर्फ मेरे लिए चक्की चलाओगी। अगले दिन वो अपना होलिया ठीक करके अपने पुराने दोस्त के घर पहुंच जाता है, जिसका विनायक पर 38 रुपए का कर्ज होता है। तो विनायक उसे एक सोने की मुद्रा बेचता है जिसकी कीमत 100 रुपए होती है। और याद रखना ये 1932 की बात है। अब ये रोज का हो जाता है। हर बार विनायक आटा लेकर तुम्बाड़ जाता है और कुछ सोने की मुद्राएं लाकर अपने दोस्त राघव को बेच देता है। और एक समय तो ऐसा भी आता है जब उसके दोस्त राघव के पास विनायक की सोने की मुद्राएं खरीदने के लिए पैसे ही नहीं होते और उल्टा विनायक का कर्जा राघव पर हो जाता है। अब धीरे धीरे विनायक काफी अमीर बन जाता है, अपनी खुद की गाड़ी ले लेता है, उसको एक बेटा भी होता है। लेकिन इधर राघव की मुश्किलें बढ़ जाती है। उसको ओपीएम परमिट के लिए बड़े पैसे की जरूरत होती है, जो उसे कूपर नाम का एक अंग्रेज ऑफिसर पैसे के बदले में देने वाला होता है। लेकिन मुश्किल ये होती है कि 2 दिन में कूपर वापस अपने देश जाने वाला होता है। तो राघव एक लड़की और कुछ नशीले पदार्थ विनायक को देता है और तुम्बाड़ में खजाने की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन वो औरत 50 रुपए के लिए राघव की सच्चाई विनायक को बता देती है कि उसने उसे 50 रुपए देकर इसके घर में 2 दिन के लिए विनायक को व्यस्त रखने के लिए भेजा है। अब विनायक भी तुम्बाड़ पहुंच जाता है और खुद जानबूझकर राघव के सामने कुएं में जाकर आता है। विनायक के वहां से जाने के बाद राघव भी कुएं में अंदर जाता है। कुएं की गुफा में बहुत अंदर जाने के बाद उसे एक संदूक जैसा दरवाजा दिखता है। जब वो उसे खोल के रस्सी से अंदर जाता है तो उसे एक बड़ी अजीब सी जगह दिखती है, पूरी तरह से लाल, और वो हर तरह से हिल रही थी। किसी के सांस लेने की आवाजें आ रही थी। थोड़ी देर ध्यान से देखने से पता चलता है वो पूरी जगह ऑर्गन से बनी हुई थी, ह्यूमन ऑर्गन से। उसे एक जगह पर एक डिब्बा दिखता है। जब वो उसे खोलता है तो उसमें एक आटे से बनी गुड़िया होती है और थोड़ी देर में एक राक्षस जैसी परछाई आकर राघव को घसीट कर ले जाती है। अब अगले सीन में विनायक वहाँ आता है। उसे दिखता है कि राघव उन ऑर्गन्स में फंसा हुआ है और उसकी हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसी उसकी दादी की थी। अब विनायक अपने चारों ओर आटे का एक घेरा बनाता है और जैसे राघव ने आटे की गुड़िया बाहर निकाली थी वैसे ही आटे की गुड़िया बाहर निकालता है। जैसे ही वो गुड़िया निकालता है अस्तर वहाँ आ जाता है। जाहिर सी बात है कि राघव पर भी अस्तर ने ही हमला किया था। अस्तर विनायक के बने आटे के घेरे में आ नहीं पाता। अब विनायक उसके पास की गुड़िया दूर फेंक देता है और अस्तर उसे खाने लगता है। मौका पाके विनायक अस्तर के पीछे लगी पोटली खींचता है जिससे सोने की मुद्राएं गिरती है। उसे वो उठा लेता है और रस्सी से ऊपर जाने लगता है। जब तक अस्तर गुड़िया खाकर वापिस उसे पकड़ने आता है वो ऊपर आकर दरवाजा बंद कर देता है। इस सीन के बाद चीजें क्लियर होने लगती है कि क्यों विनायक राव की दादी इतनी अजीब थी। विनायक हर बार सिर्फ 2-3 मुद्राएं ही क्यों लाता था और वो अपने साथ आटा क्यों लेकर जाता था। वैसे वहाँ से जाने से पहले वो राघव को अपने हाथ के लालटेन से जलाकर दर्द से मुक्त कर देता है। और इस सीन के बाद मूवी अपने आखिरी चैप्टर में पहुंच जाती है। तीसरा चैप्टर फिर से 14 साल बाद 1947 में शुरू होता है। इंडिया को आजादी मिल गई है और हालात अब बहुत ही बदल चुके हैं। विनायक में अब वो पहले जैसी बात नहीं रही। वो हमेशा नशे में और राघव की लाइफ उस औरत में डूबा रहता है। उम्र हो जाने के कारण अब वो पहले जैसा फुर्तीला भी नहीं रहा है और इसलिए अब वो फुर्ती की देवी के कोख में जाता तो है पर हस्तर से मुद्राएं छीन नहीं पाता। उसकी 2 बेटियां और एक बेटा है। विनायक शायद जो हो रहा है उसके बारे में पहले से ही जानता था, इसलिए वो अपने बेटे पांडुरंग को पहले से ही चीज की ट्रेनिंग दे रहा था। बावजूद इसके कि पांडुरंग एक पैर से अपाहिज था। विनायक उसे तुम्बाड़ ले जाता है। रास्ते में विनायक पांडुरंग को बताता है कि हस्तर एक ऐसा देव है जिसके छूने से इंसान अमर हो जाता है, लेकिन ये कोई वरदान नहीं है, श्राप है। अब विनायक तुम्बाड़ पहुंचकर पांडुरंग को वही आटे की गुड़िया बनाना सिखाता है। उसे बताता है कि इस गुड़िया में पत्थर डालने से हस्तर को इसे खाने में ज्यादा समय लगेगा और हमें मुद्राएं उठाकर भागने में ज्यादा वक्त मिलेगा। लेकिन ये सब बताने के बाद विनायक वो आटे की गुड़िया बाहर ही फेंक देता है और पांडुरंग से कहता है कि आज सिर्फ अभ्यास करेंगे। पर अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि पांडुरंग अपने साथ एक गुड़िया लेकर आया था और अचानक से हस्तर आ जाता है। दोनों मरते मरते बचते हैं। हालांकि पांडुरंग अपने बाप से भी ज्यादा लालची होता है। वो हस्तर से मुद्राएं लेकर ही वापस आता है। बाहर आकर विनायक इस गलती के लिए पांडुरंग को बहुत मारता है। अब अगले ही सीन में पांडुरंग जो सोने की मुद्रा उसने हस्तर से चुराई थी वो अपने बाप की रखेल को देकर उससे शादी करने की बात करता है। जब ये बात विनायक को पता चलती है तो वो फिर से पांडुरंग को बहुत पीटता है। लेकिन विनायक के बेटे की लालच और हवस अपने बाप से 10 गुना ज्यादा होती है। वो विनायक को एक आइडिया देता है कि हम हस्तर जिस झोले में सोने की मुद्राएं रखता है वही चुरा लेते हैं
और उसे व्यस्त रखने के लिए ज्यादा आटे की गुड़िया ले जाएंगे। ये आइडिया सुनकर विनायक उससे खुश हो जाता है। पुंडलिक लालच में ही नहीं बल्कि वासना में भी अपने बाप से बहुत आगे होता है। जिस उम्र में उसका बाप अपनी दादी को खाना खिलाने से भी डरता था, उस उम्र में पुंडलिक हस्तर से खेलता है और अपने बाप के साथ कोटे पर भी जाता है। तो अब पुंडलिक के प्लान के मुताबिक वो दोनों बहुत सारी आटे की गुड़िया बनाते हैं और उनको लेकर पूर्ति देवी की कोख में पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक्चुअली में होता ये है कि वो जितनी गुड़िया बाहर निकालते हैं उतने हस्तर आ जाते हैं और अगर किसी एक को भी आटे की गुड़िया डालो तो सभी एक दूसरे को मारकर उसे खाने लगते हैं। यानी अब पुंडलिक और विनायक का पूर्ति देवी की कोख से निकलना नामुमकिन हो जाता है। अब इतना भयानक दृश्य देखकर पुंडलिक बेहोश हो जाता है और जब वो उठता है तो देखता है कि उसके बाप विनायक ने सारी गुड़िया अपने बॉडी के ऊपर बांध ली है। जाहिर सी बात है कि वो पुंडलिक को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देता है। विनायक रस्सी से ऊपर चढ़ता है और सभी हस्तर उसके पीछे जाते हैं और क्योंकि उन्होंने दरवाजे पर भी आटे का घेरा बनाया था तो वो सभी हस्तर भस्म हो जाते हैं। जब पुंडलिक बाहर आता है तो उसे दिखता है कि हस्तर के काटने की वजह से विनायक की हालत भी अपनी दादी जैसी हो गई है, लेकिन उसने हस्तर की पोटली छीन ली है। विनायक जब वो पोटली पुंडलिक को देता है तो पुंडलिक उसे लेने से मना कर देता है और उसे लालटेन से आग लगा देता है और कहता है बाबा सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। और विनायक की कहानी खत्म। मरने से पहले जब विनायक के बहुत ज्यादा फोर्स करने के बाद भी पुंडलिक जब हस्तर की पोटली लेने से इनकार करता है तब विनायक इतने दर्द के बाद भी हंसता है क्योंकि वो अपने दादी की बात को समझ गया था कि लालच का अंजाम बुरा होता है और अब वो जान गया था कि कभी भी लालच में आकर पुंडलिक हस्तर के पास वापस नहीं आएगा। इसलिए विनायक खुश था कि विनायक पर ही हस्तर के लालच का खेल खत्म हो गया। कहानी में बहुत सारी डिटेल्स है जो हमें खुद से समझनी पड़ती है, जैसे कि विनायक की माँ जब उसके छोटे भाई सदाशिव को जलाकर पुणे के लिए निकलती है तो विनायक से वो इसीलिए वादा लेती है क्योंकि वो हस्तर को देख चुकी होती है और वो नहीं चाहती कि उसका बेटा हस्तर के हाथों मारा जाए या फिर उसकी दादी की तरह उसकी हालत हो जाए। वहीं पे दादी की हालत साफ साफ बताती है कि विनायक से पहले दादी ही थी जो कि पूर्ति देवी की कोख में जाकर हस्तर से सोना चुराने का काम करती थी। और जाहिर सी बात है कि एक समय ऐसा आया होगा कि जब दादी को हस्तर ने छू लिया होगा और इसीलिए दादी को वो श्राप लग गया और दादी हमेशा के लिए अमर हो गई थी। दोस्तों ये फिल्म सिर्फ 5 करोड़ के बजट में बनाई गई है, लेकिन इसका CGI और इसकी स्टोरी टेलिंग इतनी खतरनाक है, इतनी जबरदस्त है कि यकीन ही नहीं होता कि इसे 5 करोड़ के बजट में बनाया गया है। वैसे तुमको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही में अगर तुम्हें ऐसे ही किसी और फिल्म का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो उसका सजेशन भी तुम मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हो। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही में ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।